हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 5 फरवरी 2025 के शिफ्ट 1 के जीएस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा कि ये एसएससी जीडी का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी जीडी 2025 में वो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चला था, जो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। तो आज अपनी जो है वो 5 फरवरी 2025 के शिफ्ट 1 की क्लास है, यानी आज चौथी क्लास है 42वीं में से। अपनी एक पूरी सीरीज चल रही है। तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे कि ये जीएस का पीवाईक्यू है 5 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 की एसएससी जीडी का, जो 2025 में हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भीमराव रामजी अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? अब आपके पास दो ऑप्शन है। आप 1927 मार के रट्टा मार के निकल जाइए, या उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन है, हो सकता है अगले में पूछ ले कि कहाँ पर हुआ था, या आप उसके बारे में स्टोरी जान जाए तो आपको कभी रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो महाड़ सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर 1927। अब देखिए महाड़ सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या और एग्जामिनर ने क्यों पूछा। तो देखिए महाड़ सत्याग्रह 1927 में हुआ था, ठीक। तारीख क्या थी? तो 20 मार्च 1927 को हुआ था। स्थान तो ये देखिए महाड़ में हुआ था, और महाड़ सत्याग्रह इसी के नाम पे है। और ये महाड़ कहाँ पे पड़ता है? तो आप कहेंगे कि रायगढ़ जिला में, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। सब लोगों को पता है कि ये कौन है। अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या था ये सत्याग्रह करने के लिए? आखिर जरूरत क्या पड़ी इन्हें? तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, क्या हुआ था मुद्दा समझिए, और उसको जीवन भर याद रखिए। रट्टा मारने से बढ़िया रहेगा। तो उद्देश्य क्या उनका था? तो अछूतों यानी दलितों को चौदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना। अब इसका मतलब क्या है कि भाई चौदार तालाब से ही पानी क्यों? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या था, आखिर इस मुद्दा क्या था। तो देखिए 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि सभी सरकारी जल स्रोत, जितने सरकारी जल के स्रोत हैं, उनको स्कूलों और अदालतों को अछूतों के लिए खोला जाए। लेकिन स्थानीय स्वर्ण जातियों के विरोध के कारण महाड़ जैसे स्थानों पर इसे लागू नहीं किया गया था। इसी चुनौती को देने के लिए अंबेडकर ने सत्याग्रह का आह्वान किया। देखिए आपको पता होगा कि पहले अछूत बहुत ज़्यादा था, ठीक। तो लोग अपने कुएं से पानी या कहीं से पानी नहीं देते थे। तो चलो भाई समझ में आता है कि लोग नहीं दे रहे, लेकिन जो सरकारी जल स्रोत है उस पर तो भाई किसी का अधिकार नहीं है, सरकार का है। अगर वो योजना बनाएगी कि हम अछूतों को पानी देंगे तो कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो सरकारी जल के स्रोत हैं वो अछूतों के लिए खोला जाए। लेकिन एक स्थान था, हर जगह पे तो लागू हो गया, हर जगह पे अछूत पानी पीने लगे। लेकिन ये जो महाड़ था ना, कहाँ गया? हाँ, ये जो महाड़ जगह पे था, यहाँ पे ऊंची जाति के लोग इस रूल को अपनाते ही नहीं थे, बोले कि हम इस रूल को नहीं होने देंगे, ठीक। तो जब ये भीमराव अंबेडकर जी को पता चला, तो चौदार तालाब का जल ग्रहण देखिए 20 मार्च को अंबेडकर हजारों समर्थकों के साथ तालाब पर पहुंचे और स्वयं हाथ से पानी पीकर सदियों पुरानी पाबंदी को तोड़ा। जब वहाँ की उच्च जाति के लोग उसे नहीं होने दे रहे थे नियम को पारित, तो भीमराव अंबेडकर जी खुद पहुंचे और अपने हाथों से पानी पीकर उन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया कि अब अछूत पानी पी सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप इसे कभी भूलेंगे नहीं, आपने एक कहानी की तरह से सुना है, और यही चीज़ की याद करने का एक तरीका होता है। रट्टा मारने से अच्छा कहानी की तरह से समझ लो। देखिए सेकंड नंबर, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बायलर्स विधेयक 2024 किस पिछले बायलर्स अधिनियम की जगह लेना चाहता है? तो बायलर्स अधिनियम 1955, 1923, 1975 और 1965। तो देखिए इसका सही आंसर है बायलर्स अधिनियम 1923। अब आप ये मत पूछिएगा कि भाई बायलर्स अधिनियम क्या है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। तो भाई ये अपने कांस्टेबल लेवल के लायक नहीं है। इसके लिए अगर सीजीएल का तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको ये पढ़ना शायद पढ़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंची चीज़ है जो कांस्टेबल में कभी भी नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने उसको डिटेल्स में नहीं लिया, कोई फ़ायदा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रीट्स ऑफ कैलकटा स्ट्रीट्स ऑफ कैलकटा और डांसिंग ड्रम्स किसके दो लोकप्रिय ट्रैक हैं? आपको पता है कि 2025 में ऐसे अनकाने क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। एक मैंने पिछले शिफ्ट में भी कराया था, उसमें भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए जाकिर हुसैन, बेगम अख्तर, आनंद शंकर और अनुष्का शंकर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रीट्स ऑफ कैलकटा
और डांसिंग ड्रम्स आनंद शंकर के दो लोकप्रिय ट्रैक है। आनंद शंकर इनकी ये दो लोकप्रिय ट्रैक है। ये गाने 1970 के दशक में उनके द्वारा मिश्रित किए गए इंडो वेस्टर्न फ्यूजन संगीत का हिस्सा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हरित क्रांति का भारत की खाद्यान्न आयात पर निर्भरता पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में वृद्धि हुई, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कोई परिवर्तन नहीं, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी, खाद्यान्न आयात पूरी तरह से बंद हो गया। तो ठीक है, देखिए मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा उब जाएंगे। देखिए ये हरित क्रांति की सब डिटेल्स है। अब देखिए कितना लंबा चौड़ा है। अब आप कहेंगे कि भाई इतना कौन पढ़ेगा, इतना कौन लाता कौन है? तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। ठीक, यहाँ तक है, तो लगभग 10 पेज में। अब इसका मैं रीज़न बता दूँ कि मैं इतना बड़ा लाया कैसे, आपको उबाऊ ना लगे तो सुन लीजिए पहले। देखिए, मैं अपना PYQ ये जो PDF बनाया ना, ये पहले मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे बनाया हूँ। मैं पहले सब्जेक्टिव वाइज बनाया हूँ। जैसे ये हरित क्रांति, ये किसका क्वेश्चन है? आप कहेंगे कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, ये हरित क्रांति ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता। तो मैं पहले इकोनॉमी की क्वेश्चन बनाया। इकोनॉमी में लगभग 192 के आसपास क्वेश्चन थे। ठीक, तो जितने भी 192 में हरित क्रांति के क्वेश्चन थे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हरित क्रांति से पूछे गए। ठीक, तो मैंने क्या किया कि एक एक क्वेश्चन के नीचे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ, भाई पूछा कि पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, मतलब हरित क्रांति कब लागू हुई थी, यहाँ पे हमने सन डाल दिया। भाई इतने से अगर हम रट्टा मार लेंगे तो हमारा GD में तो कुछ होगा नहीं, हो सकता है क्वेश्चन कुछ और पूछ ले। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चन के सभी आंसर को मैंने इस क्वेश्चन के नीचे लिख दिया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आप जब जाएंगे अगले शिफ्ट पे और फिर पंच हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, तो मैंने इसी टेक्स्ट को उठा के पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि हमारा रिवीजन होता रहे। जैसे देखिए, एक शिफ्ट में पूछा था हरित क्रांति, इन डिटेल्स में से एक क्वेश्चन में इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट जाएंगे आगे क्वेश्चन, तो पूछा था कि यह भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो फिर एक हेडिंग से यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। फिर अगला हेडिंग देखिए, उसमें पूछा था कि भारत में प्रथम लक्ष्य क्या था हरित क्रांति से। फिर एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि क्या हुआ था, तो पंजाब हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये। फिर आगे चलेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें पूछा गया था, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे चलेंगे तो ये पूछा था कि हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या पड़ता, तो यहाँ से। तो मैंने सभी क्वेश्चन को एक एक हेडिंग के रूप में डाल दिया था आंसर को। ठीक, और जितने भी SSC PYQ पूछे मैंने सबको ऐड कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस हरित क्रांति को पढ़ लेते हैं जो मैं लाया हूँ, इसके बाद आपको कभी भी हरित क्रांति से क्वेश्चन आए तो स्किप नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसमें सभी PYQ को ऐड कर दिया है गूगल से एक एक सर्च करके, और GD में जितना 25 में पूछा है। ओके, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। अब चलिए हरित क्रांति के बारे में। मुझे समझाना जरूरी था, नहीं तो आप लोग लगता कि ये पोथी पत्र बहुत ज़्यादा लेकर आए। तो मैं ये गूगल से नहीं लाया भाई, एक एक रिसर्च करके लाया हूँ। तो देखिए हरित क्रांति का प्रभाव क्या था। MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में 1960 के मध्य में हरित क्रांति की शुरू थी। आपको एक आगे क्वेश्चन मिलेगा किसी शिफ्ट में, उसमें पूछा था कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में। उससे अच्छा मैंने यहीं पर डाल दिया। आप यहाँ पर रट्टा मार लीजिए, वहाँ पर जब जाएगा तो आंसर दे दीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यही मेरा उद्देश्य था। इसका मुख्य प्रभाव देखिए हरित क्रांति का, तो इसके उन्नत बीजे थे, ये अनगिनत बार पूछा है। HYV बीजे, HYV सीड्स का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का विस्तार, गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, अमेरिका से खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कम हुई, भारत धीरे धीरे खाद्यान्न उत्पादन में निर्भरता बना। ठीक, क्या क्वेश्चन में यही से आंसर था? खाद्यान्न भारत पर निर्भरता में वृद्धि, आयात पर नहीं भाई। आयात पर वृद्धि कहाँ से हुई? आपने देखा ना यहाँ पे क्या है, भारत धीरे धीरे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बना। तो भाई हम दूसरे देश पे निर्भर क्यों रहे? तो ये तो कन्फर्म में गलत हो जाएगा। खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भाई गलत। खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी, खाद्यान्न आयात पूरी तरीके से बंद हो गया। भाई पूरी तरीके से कोई देश बंद नहीं करता, कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है। तो निर्भरता में कमी आई। आयात मतलब खरीदना, मतलब पहले हम 10 किलो खरीदते थे, उदाहरण के तौर पे आज हम 4 किलो करते हैं। आयात की निर्भरता में कमी तो हुई ना। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपकी यहाँ से हो गया। ठीक, अब देखिए बाकी आगे सब क्या पूछा है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको हरित क्रांति कभी भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब PYQ है। तो देखिए हरित क्रांति, विश्व स्तर पर हरित क्रांति देखिए, तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप कहेंगे कि नॉर्मन बोरलाग है। ठीक, इन्होंने मैक्सिको में उच्च
उपज वाली गेहूं की किस्में विकसित की थी। ओके, नोबेल शांति पुरस्कार 1970 में इनको मिला था। ये जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। उद्देश्य क्या था इनका? तो दुनिया में खाद्यान्न संकट खत्म करना इनका उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट देखिए हरित क्रांति से रिलेटेड। अब देखिए विश्व स्तर पर तो हमने पढ़ लिया, अब भारत में हरित क्रांति क्या थी वो पढ़ लीजिए कि भारत में शुरुआत कब हुई और क्यों हुई। तो देखिए भारत में 1966 और 67 में हुई थी। उस समय भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थी। समय क्या था? तो 1960 के दशक में लगातार सूखा और खाद्यान्न की कमी के कारण, आपसे अगर एक्यूरेट पूछे तो 1966-67, वरना 1960 के दशक में। दशक मतलब होता है 10 साल, यानी 1960 से 1970 के बीच में। तो एक क्वेश्चन में इसका आंसर ये है और एक क्वेश्चन में इसका आंसर ये है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने तो पढ़ लिया था। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व स्तर पर हमने देख लिया था कि नॉर्मन बोरलॉग है, और भारत में कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। उन्होंने उपज वाली किस्में HYV, इसको हमेशा याद रखिएगा, अनगिनत बार पूछे, HYV को भारत में लागू किया। ओके, अब देखिए हरित क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बनाना। जो इस क्वेश्चन का आंसर था ऊपर आपने देखा था, यही था कि देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बनाना। खाद्य आयात विशेषकर अमेरिका से कम करना। आपको पता है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम ज़्यादातर अमेरिका से ही मांगते थे, तो विशेषकर अमेरिका से कम करना, और वो बहुत रौब दिखाता था, इसीलिए। भूख और अकाल की समस्या खत्म करना। ठीक, नेक्स्ट, किस फसल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? तो देखिए एक क्वेश्चन में ये भी पूछा है, तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा फसल गेहूं में हुई। आपको पता है कि गेहूं और चावल हुए थे, लेकिन पूछे कि सर्वाधिक किस में हुआ था, तो आप गेहूं ही बोलेंगे, और राज्य पूछे तो आप पंजाब बोलेंगे। तो गेहूं के क्षेत्रफल और उत्पादकता में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, चावल दूसरे नंबर पर आया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक, लेकिन पूछे कि सर्वाधिक किस स्टेट में पड़ा था, तो आप कहेंगे कि पंजाब में पड़ा था। चावल में भी वृद्धि हुई, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं पर था। आप याद रखेंगे, आगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने सबको एक ही में ऐड कर दिया था ताकि रिवीजन होता रहे। हरित क्रांति के दौरान शुरू की गई नई कृषि पद्धतियाँ क्या थी? भाई अनगिनत बार आया है भाई, इसको ध्यान रखना। उच्च उपज वाली बीज, जिसको HYV कहते हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ये भी है। इसके बारे में स्पेशल पूछा गया था कि किसका यूज किया गया था, तो आप कहेंगे कि रासायनिक उर्वरक का इसमें यूज हुआ था। कीटनाशक का, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, ट्रैक्टर व आधुनिक मशीनें, और बहुफसलीय प्रणाली। ओके, आगे देखिए। अब देखिए हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? आप कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे? तो देखिए एक क्वेश्चन में यही पूछा था कि हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था, तो मैं ये चार लेके आया हूँ कि ये चार थे। अब इन्हीं में से एक आंसर है, आगे वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि करना था। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बने। आयात पर निर्भरता कम हुई। कृषि का व्यवसायीकरण बढ़ा। आपने देखा कि इस टाइप से हमने 3 बार पढ़ लिया ऊपर, क्योंकि भाई ये इसी टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन अब पूछ रहा है। हमने देखा कि 3 बार पढ़ लिया, ये 3 बार आ गया है, मतलब 3 बार पूछा था तभी मैंने लिया है। अब हरित क्रांति का परिमाण क्या था हमारा? हरित क्रांति का परिणाम क्या था हमारा? तो सकारात्मक परिणाम था, यानी सफल रही। उत्पादकता में वृद्धि हुई। किसानों की आय में वृद्धि हुई। ग्रामीण का विकास हुआ। खाद्यान्न संकट कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। तो ये सही होगा। नेक्स्ट, अब देखिए हमारे इससे नुकसान क्या हुआ, कुछ नुकसान, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में एक नुकसान भी पूछा था। तो देखिए बड़ा नुकसान क्या होता है? तो भूमि की उर्वरकता में कमी हुई। अब कहेंगे कि उर्वरकता में कमी कैसे? जैसे हमारी मिट्टी उपजाऊ रहती है, लेकिन जब इसमें धीरे धीरे केमिकल यूज करते हैं ना, तो इसकी उर्वरता कम होती जाती है। तो भाई हम केमिकल तो यूज कर रहे हैं ना सब, तो उर्वरकता तो कम होगी। आप कहेंगे भाई कैसे कम? तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी बोला था ना आपको, क्वेश्चन में पूछा था रासायनिक उर्वरक। भाई रासायनिक उर्वरक यूज करेंगे तो क्या मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। तो वही पूछा था। अब इसमें भी बताऊंगा कि कौन सा पूछा था। तो भूमि में उर्वरकता की कमी, भूजल स्तर गिरना, बिल्कुल होता है। रासायनिक प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है। बड़े किसान को अधिक लाभ, लेकिन छोटे किसान पीछे रह गए, इसमें ये रहेगा। क्षेत्रीय असमानता, पंजाब हरियाणा आगे रहा और पूर्वी भारत पीछे रहा। अब देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा था। भूमि की उर्वरता में कम हुई कि वृद्धि? मैक्सिमम लोग बोले कि वृद्धि हुई, लेकिन कमी हुई। और सेकंड क्वेश्चन इस लाइन में से ये था कि हाँ ये वाला 2,
तो चलिए नेक्स्ट। अब देखिए खाद्य आयात पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब हम विदेश से जो मंगाते थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले भारत अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं आयात करता था। हरित क्रांति के बाद भारत आयात कम हो गया, मतलब भारत कम आयात करने लगा, कम खरीदने लगा, भारत आत्मनिर्भर बन गया। ओके, और देखिए एक क्वेश्चन में ये पूछा है, 1 सेकंड, किसी का कॉल, 1 सेकंड। तो देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित तो जो हरित क्रांति है ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, आपको पता होगा। द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय आता है विनिर्माण में, तृतीय आता है सर्विस सेक्टर में। तो ये हरित क्रांति ये प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक। अब हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में परिवर्तन, यानी हरित क्रांति से क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो पारंपरिक खेती पहले होती थी, लेकिन इसको वैज्ञानिक खेती कहा गया। पहले देसी बीज होते थे, लेकिन अब HYV बीज हो गया। पहले वर्षा पर निर्भर थे, बारिश पर, बारिश नहीं होती थी तो अकाल पड़ जाता था, लेकिन अब सिंचाई आधारित हो गया, सिंचाई बना। उसके बाद कम उत्पादन पहले होता था, अब अधिक उत्पादन हो गया, ये फायदे हुआ, ठीक। अब शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने अभी इस वीडियो में पढ़ा हरित क्रांति से। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में जनक MS स्वामीनाथन। मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं। लक्ष्य क्या था हमारा, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्षेत्र में ये कौन सा है, तो हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र का है। और इससे बड़ा नुकसान क्या हुआ, तो पर्यावरणीय हानि और असमानता हुआ। आपने जितने ये क्वेश्चन देखा एक भी गूगल से नहीं है, ये सब मैंने PYQ उठाया जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, और इसमें से ज़्यादातर SSC GD 2025 में ही पूछे। बस उन क्वेश्चन को मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लिख के देता हूँ, इससे बाहर पंचवर्षीय योजना में पूछ नहीं सकता। सॉरी, हरित क्रांति आपकी कंप्लीट हो गई। हरित क्रांति आपको बहुत छोटा लगता है ना, 1966-67 हो गया हरित क्रांति फसल से, लेकिन आपने पढ़ा तो आपको पता चले कि हाँ भाई इससे क्या क्या होता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो मैं अपने PDF बनाने का तरीका आपको बता दूँ कि मैंने अपना कंटेंट कैसे बनाया। तो देखिए 12 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 7 दिसंबर 1946 और 15 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। तो देखिए सबसे पहले हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ लें उस टॉपिक को दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और उससे रिलेटेड कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो उसका हम स्किप ना कर पाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो देखिए संविधान सभा, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। इसमें कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में, तो आप कहेंगे 389 सदस्य थे। कैसे, तो देखिए 292 ब्रिटिश प्रांत से आए थे, ओके। 93 सदस्य देसी रियायत से आए थे, सॉरी देसी रियासत से आए थे और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त क्षेत्र से आए थे, ठीक। टोटल कितना थे हमारे सदस्य, तो आप कहेंगे कि 389 थे। क्या इतने ही थे, नहीं। विभाजन जब हुआ, हमारे देश का विभाजन हुआ 1947 में, तो 389 में से घटकर बस 299 ही सदस्य बचे। बाकी कहाँ गए, तो भाई आपके ये पाकिस्तान चले गए और 299 भारत में रह गए, क्योंकि उन्होंने भाई अलग देश की मांग की थी, उनको मांग मिल गया, वो अपने चले गए। अब देखिए पहली बैठक जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो देखिए हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, भाई पहली बार बैठक हुई तो अध्यक्ष कैसे चुना जा सकता है, तो हमने अस्थायी बनाया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कि भाई तब तक आप संचालन कीजिए, हम कुछ दिन में अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। भाई मुस्लिम लीग का बस एक ही बात था, हमें अलग देश दो, अलग देश दो। तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। देखिए अब कुछ दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946 को। किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और उपाध्यक्ष किसको चुना गया, तो आप कहेंगे HC मुखर्जी को चुना गया, ओके। अब देखिए उद्देश्य का प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य का प्रस्ताव क्या है, जरूरी है। तो देखिए उद्देश्य का प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक। और ये प्रस्तुत कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत किया गया। 13 दिसंबर को पेश किया गया, 22 जनवरी को इसको स्वीकृति मिल गई। आगे यही चलकर संविधान की प्रस्तावना बना।
अब संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, यही था उद्देश्य का प्रस्ताव किया गया था 13 दिसंबर को, और 22 जनवरी को स्वीकृति मिल गई थी, और आगे चलकर यही हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना बन गई। ओके, अब कब पूछता है कि कुल बैठक कितना हुआ था और समय कितना लगा था, तो देखिए कुल सत्र 11 हुए थे, और कुल बैठक दिवस तो आप कहेंगे कि 165 दिन चले थे। कुल सत्र 11 हुआ था, आप कहेंगे कि सत्र 11 और बैठक 165 दिन, ऐसे कैसे? मान लीजिए पहला सत्र चला, पहला सत्र में सबको संविधान पढ़ के सुनाया गया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, फिर हुआ कि नहीं भाई इस लाइन में यहाँ पे कमी है, इसमें यहाँ पे कमी है, इसमें यहाँ पे कमी, सुधार करो। सेकंड सत्र चला, फिर उसमें पेश किया गया, भाई संशोधन करके पेश किया हूँ, बताओ कैसे? नहीं भाई यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे ये ठीक नहीं रहा, चलो इसको संशोधन कर ले। फिर तीसरी सत्र चला, लो भाई सुनो अब बताओ कैसे? नहीं भाई यहाँ पे कमी है, यहाँ पे इसको बदल के ये करो। तो टोटल 11 सत्र चले, और इसको कुल जोड़ के 165 दिन हुए। संविधान बनाने का समय लगा, ये भी बहुत बार पूछा है, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, कुल सत्र 11, कुल बैठक 165 दिन, ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे बनने में। अब अंतिम बैठक के बारे में सुनिए, तो देखिए अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन सत्र हुआ, मतलब बैठक हुई, और एक एक पढ़ के सुनाया गया, सब संतुष्ट हुए, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, सब फाइनल है, सब फाइनल है, डन कर दिया, जो डन, संविधान बन गया, अब बन गया संविधान, यही हुआ था। तो यही संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, यहाँ पे कोई कमी नहीं निकली, यानी अपनी संविधान पूर्णतः बन के तैयार हो गई। अब इस दिन क्या हुआ था, तो संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम हस्ताक्षर किए कि भाई सहमति, मेरी भी सहमति, मेरी भी सहमति, और सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया इसी दिन 24 जनवरी 1950 को। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, और राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। ठीक, अब देखिए 24 जनवरी 1950 हो गया, अच्छा 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक इसी दिन थी। ओके, अब संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो आप कहेंगे कि 26 नवंबर 1949 को इस दिन बनकर तैयार हो गए थे, तो संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ओके, ये इसको पहले लिखना चाहिए था और इसको नीचे लिखना चाहिए था, वही कन्फ्यूज हो गया मैं। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को बन के लागू हो गया था, अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब लागू किस दिन हुआ था, तो लागू हुआ था आपकी 26 जनवरी 1950 को। ये मैंने लास्ट में एडिटिंग किया था तो थोड़ा शब्द इधर उधर हो गया। इस दिन भारत गणराज्य बन गया। ओके, गणराज्य का मतलब कि अब जनता चुनेगी, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और संविधान बनने में कुल खर्च कितना आया था, एक क्वेश्चन में पूछा था कि संविधान बनने में कुल खर्च कितना हुआ, तो उसमें सही आंसर माना था एसएससी ने 64 लाख, यानी संविधान बनने में हमारा टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, जो टॉपिक पूछेगा हम वो टॉपिक खत्म कर देंगे ताकि इस बार एसएससी हाथ से जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी हरी शैवाल की प्रजाति जिसे आमतौर पर स्टोन वार्ट के रूप में जाना जाता है अक्सर पौधे के लिए गलत समझी जाती है? ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या मिला, एक हरा शैवाल है जिसको हम स्टोन वार्ट भी के नाम से जानते हैं, और लोगों को गलतफहमी होती है कि ये एक पौधा है, लेकिन ये पौधा है नहीं, तो वो है चारा। आप इतना रट्टा मार के चारा निकल जाइए, या फिर इससे रिलेटेड जानकारी देख लीजिए ताकि क्वेश्चन कभी घुमा के पूछे तो आप उससे अच्छे से कर पाए। और ऑप्शन में दिया है इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन भी रिपीट होते हैं। तो देखिए चारा क्या है, स्टोन वार्ट क्या है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए चारा स्टोन वार्ट क्या है, तो चारा हरे शैवाल का एक वंश है जिसे आमतौर पर स्टोन वार्ट जाना जाता है। तो आपने समझ लिया कि शैवाल एक शैवाल का वंश है। अब स्टोन वार्ट नाम का कारण क्या है, मतलब इसका नाम स्टोन वार्ट क्यों पड़ा, तो इस शैवाल के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की परत जमी होती है, जिससे यह खुरदरा और पत्थर जैसा महसूस होता है, इसलिए इसे स्टोन वार्ट कहते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, आवास, यह मुख्य रूप से तालाबों और झीलों जैसे मीठे पानी के वातावरण में होते हैं। तो ये तालाबों और झीलों में होते हैं, मीठे पानी में होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए
इसकी जटिल शारीरिक संरचना के कारण इसे अक्सर एक पौधे के रूप में गलत समझ लिया जाता है। इसमें तने जैसी संरचना और शाखाओं के गुच्छे होते हैं जो इसे भूमि पर उगने वाले पौधे जैसा दिखाते लेकिन है नहीं। तो देखिए, पौधे का जिक्र था तो हमने पौधे का डिटेल्स लाया था कि ऐसा गलतफहमी होता क्यों है। उसके बाद हमने इसका आवास का लाया था कि तालाब में और झील में होते क्यों है। इसका नाम का रीजन क्या था हमने वो लाया, और चारा। ठीक, अब बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए, इस ऑप्शन के बारे में जिक्र किया था। तो देखिए, सार्गासम क्या है, हो सकता है अगली बार इसको पूछ ले। तो देखिए, सार्गासम क्या है, तो ये एक भूरा शैवाल है। यह मुख्य रूप से समुद्र के खुले पानी में तैरता हुआ पाया जाता है। आप समुद्र देख लेंगे तो उसके ऊपर ये तैरता हुआ मिलता है आपको, सरगासम। अब ये कैल्प क्या है, सेकंड ऑप्शन था। तो यह भी भूरे शैवाल की एक श्रेणी में थे, भूरा कलर का होता है, जो समुद्र के नीचे घने जंगल बनाते हैं। इन्हें स्टोन वार्ट कहते हैं। आप कभी देखते हैं ना कि समुद्र के नीचे का वीडियो वायरल नहीं होता, उसमें बड़ी बड़ी शैवाल जैसे रहते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, तो उन्हीं को कैल्प कहते हैं। ओके, अब देखिए, ग्रेसिलारिया, ग्रेसिलारिया किसको कहते हैं, तो यह एक लाल शैवाल है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से अगर अगर बनाने के लिए किया जाता है। आप याद रखेंगे ये एक लाल शैवाल है और इसका अगर अगर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे आपकी अगर क्या है, तो देखिए, अगर एक प्रकार का पदार्थ है। अब जैसे, अच्छा आपको याद होता होगा, पहले एक जेल आता था जो हम अपने बालों में लगाते थे और बाल बिल्कुल टाइट हो जाते थे, जैसे सेट करते थे वैसे सेट हो जाता था, खड़ा हो जाता था ना। तो उसमें जो क्या कहते, जो चिपचिप होता था ना, चिपचिप, वो यही होता था, गैसीलारिया, गैसीलारिया। उसमें हम गैसीलारिया मिलाते थे, ये चिपचिपा बनाता है और उसको गाढ़ा बनाता है। तो जो गाढ़ा चिपचिपा बनाता था यही यूज। आप आइसक्रीम में कभी कभी देखते हैं कि चिपचिपा गाढ़ा जैसे रहता है ना, वो यही रहता है, आइसक्रीम में भी इसका यूज होता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के तापमान और दबाव पर किस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक, तो आप डायरेक्ट लोहा रट्टा मार के आगे निकल जाइए, या आप ये भी याद रखिए कि भाई गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तो लोहा आता है। अगर मान लीजिए यही अधिकतम हो गया तो फिर इसमें से आंसर कौन सा होगा, अगर मीडियम हुआ तो आंसर कौन सा होगा। तो भाई आपको तीनों तथ्य पता होना चाहिए, न्यूनतम कब है, अधिकतम कब है और मीडियम कब है, ताकि एसएससी अगर इस बार न्यूनतम पूछे, अगली बार अधिकतम पूछे, तो आपका उद्धार हो सके। नहीं तो फिर आपको ये कहेंगे कि भाई पढ़ा था लेकिन बगल से ही पूछ लिए। तो देखिए, इसका आंसर क्या है, तो देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कमरे के तापमान और दबाव पर किस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो कमरे के तापमान और दबाव पर पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा उनकी भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस पर निर्भर करती है। अगर ठोस रहेगा तो उसकी भौतिक अवस्था कुछ और रहेगी, जिसने पूछा है। द्रव रहेगा तो उसकी भौतिक अवस्था कुछ और रहेगी, और गैस रहेगा तो उसकी भौतिक अवस्था कुछ और रहेगी। और इसने भौतिक अवस्था क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, गतिज ऊर्जा न्यूनतम पूछा है। तो देखिए, ठोस के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि अगर ठोस होगा तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा। तो लोहे के कण एक निश्चित जालीदार संरचना में कसकर बंधे होते हैं। ओके, इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिससे कण केवल अपनी जगह पर कंपन कर सकते हैं। इसके कारण इनकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि सबसे न्यूनतम किस में होती है, तो सबसे न्यूनतम ठोस में होता है। ठोस इसमें से कौन से, आप कहेंगे लोहा, तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा। ओके, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द्रव की क्या स्थिति है, तो देखिए द्रव यानी जल या मिट्टी का तेल। तो देखिए, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिससे वे अधिक स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा लोहे से अधिक होती है। पूछा था हमसे सबसे न्यूनतम तो लोहा, अगर पूछे कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है यानी मीडियम होता है, तो आप मीडियम में द्रव को लेंगे। अब गैस का देखिए, तो गैस के कण के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, और वे बहुत तीव्र गति से हर दिशा में दौड़ते हैं, जिनके कारण इनकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ओके, तो ये गैस का हो गया। तो देखिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, अगर ठोस रहेगा तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम है। ओके, अगर द्रव रहेगा तो गतिज ऊर्जा मीडियम है, और अगर गैस हो गया तो आपकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखिए, मीथेन, यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। 1 सेकेंड, गतिज ऊर्जा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे लोहा है तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे कम है, और ये दोनों क्या है, ये द्रव है तो ये मीडियम में है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा मीडियम रहेगी।
अब आपसे इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में तो आप कर पाएंगे, स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसमें सबसे अधिक मिलियन शहर है? इसका तो कंफ्यूजन हो गया भाई। मिलियन शहर वह शहर जिसकी कुल जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। तो आप बताओ भाई कि भारत के पड़ोसी देश ये हैं किसमें मिलियन शहर सबसे ज़्यादा है, मतलब जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। भाई कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो भाई नेपाल तो एक छोटा देश है, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे मिलियन कैसे? श्रीलंका बचा, बांग्लादेश बचा, पाकिस्तान बचा। 1 सेकेंड। तो देखिए इसका सर राइट आंसर आपका पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, भारत का पड़ोसी देश, जहाँ मिलियन शहर सबसे ज़्यादा है। मतलब इसके पास ऐसे बहुत ज़्यादा शहर है जिनकी शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ओके, तो पाकिस्तान होगा। आप देख सकते हैं कि भाई श्रीलंका तो बहुत ज़्यादा छोटा है, नेपाल भी बहुत ज़्यादा छोटा है, पाकिस्तान एक अच्छा खासा जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पे मिलियन शहर भी ज़्यादा होंगे। आपने सोचा होगा कराची, लाहौर सुना होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करते हैं जो बजट के माध्यम से वित्त पोषित हैं और। तो देखिए अगर आपको सार्वजनिक प्रावधान के बारे में मालूम है तो आप ऑप्शन के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, वरना रट्टा मार के आप आगे निकल सकते हैं। तो देखिए हम समझते हैं कि सार्वजनिक प्रावधान क्या है। तो देखिए सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को हम उन वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं जिन्हें सरकार अपने बजट यानी करों से प्राप्त धन से वित्त पोषित करती है और नागरिकों को उपलब्ध कराती है। ओके, इनका उपयोग करते समय आम जनता को सीधा भुगतान नहीं करना पड़ता। देखिए सार्वजनिक प्रावधान का मतलब ये होता है कि सरकार अपने बजट से जो हमें फैसिलिटी देती है और उसके हमें पैसे नहीं लगते। जैसे आप एक प्राइवेट कोचिंग में गए, आप फैसिलिटी ले रहे हैं ना शिक्षा की, आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ऐसी योजना है जिसमें आपको पैसा ना देना पड़े, उसी को हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए रोड पे चलने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, आप कहेंगे नहीं, तो वो सार्वजनिक प्रावधान है। ओके, तो देखिए केवल करदाताओं द्वारा उपयोग की जा सकती है। आप एक बात बताइए, आप कर दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, क्या अंग्रेज आ जाएगा तो वो नहीं चल सकते इस पर? बिल्कुल चल सकते हैं, तो ऑप्शन गलत। केवल प्रत्यक्ष भुगतान के साथ उपयोग की जा सकती है। अगर आप सरकार को डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं तो क्या आप ही उस रोड पे चल पाएंगे? हम नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल गलत। किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान के बिना उपयोग की जा सकती है, इसको होल्ड पे रखिए कभी। केवल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से उपलब्ध है। अब भाई ऑनलाइन पैसे देंगे तभी आप रोड पे चल पाएंगे, गलत। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान के बिना उपयोग की जा सकती है। आपको सार्वजनिक प्रावधान का मतलब मैंने समझा दिया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण पे देखिए, सरकारी स्कूल, कि सरकारी स्कूल में पैसे देके जाएंगे? नहीं, फ्री में जा सकते हैं। सरकारी अस्पताल, कोई विदेशी है उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या आप सरकारी अस्पताल में उसको भर्ती नहीं करेंगे जबकि उसने इस देश को टैक्स दिया ही नहीं है? भाई बिल्कुल करेंगे। भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसका, सार्वजनिक सड़कें, क्या नहीं चलेगा वो? बिल्कुल चलेगा वो। उम्मीद है आपको समझ में आएगा होगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्मृति मंधाना किस खेल से जुड़ी है? तो आपको पता है कि वो क्रिकेट से संबंधित है। ओके, क्रिकेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? मैंने नीचे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उन्हीं में से एक डाटा है। अब उन्हीं को मैं कॉपी करके फिर पेस्ट करता, आप कहेंगे कि भाई 5 मिनट वहाँ पे पढ़ा था, 5 मिनट यहाँ लगे, इसलिए कॉपी मैंने नहीं किया, पेस्ट। तो बताइए हरित क्रांति का परिणाम क्या नहीं था? परिणाम नहीं था ग्रामीण जनसंख्या में कमी करना। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? ग्रामीण जनसंख्या में कमी करना। क्या हम हरित क्रांति उसी लिए लाए थे कि हमारी जनसंख्या कम हुई? भाई हमें खाद्यान्न बढ़ाना था, गेहूं चावल का दाम बढ़ाना था, ये तो गलत हो गया। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हाँ ये हमें करना था। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर उच्च निर्भरता, हाँ हमने ये भी किया था। आपको बताया था मैंने, आपको ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी हमारी खराब हो रही, क्यों? क्योंकि हम रासायनिक उर्वरक का बहुत उपयोग करें, और मैंने बोला था कि ये एक ऑप्शन में दिया है, आगे चल के मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया था, आप वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इसको कर पाए होंगे।
रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर उच्च निर्भरता, बिल्कुल निर्भरता थी हमारी। कृषि और अवसंरचना में सुधार था, बिल्कुल। आपको बताया नहीं था कि जैसे कृषि के लिए, पानी के लिए ये रासायनिक उर्वरक, यही ना अवसंरचना में सुधार किया गया। और सिंचाई के लिए, ताकि पहले कृषि पर निर्भर थे, उसके बाद सिंचाई में, तो ये तीनों हुआ था, ठीक, हरित क्रांति का। लेकिन ये हरित क्रांति का ये परिणाम नहीं था, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा, परिणाम नहीं था, ये परिणाम था, ये परिणाम था, ये परिणाम था, ये परिणाम नहीं था, और वही पूछा कि कौन सा परिणाम नहीं था, तो ये परिणाम नहीं था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार देख लीजिए। हरित क्रांति के परिणाम क्या थे? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल था। कृषि और संरचना, जैसे सिंचाई में पहले हम वर्षा पर निर्भर थे, उसके बाद हम सिंचाई पर निर्भर हो गए, मशीनें आई, इसमें सुधार हुआ। रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का अधिक उपयोग, बिल्कुल हुआ। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव कृषि उत्पादन पर था, न कि तुरंत ग्रामीण जनसंख्या घटाने पर। भाई इसका तो कुछ लेना ही देना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से कौन सा एकाहारी के रूप में जाना जाता है, जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है? अब देखिए, ये शास्त्रीय नृत्य है, मान लीजिए इसका आंसर कोई भी हो सकता है, ठीक। ओके, तो इसका विशेषता ये है कि ये एक एकाहारी रूप है, और इसमें एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि भाई मान लीजिए कोई मूवी है, हीरो का रोल कोई और कर रहा है, हीरोइन का रोल कोई और कर रहा है, सिंगर का रोल कोई और कर रहा है, लेकिन आप गांव में नाटक देखेंगे तो एक ही व्यक्ति हीरो का रोल करता है, एक ही व्यक्ति हीरोइन का, एक ही व्यक्ति सिंगर का, अपना ड्रेस चेंज करके। तो ये पूछ रहे कि कौन है व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग प्रदर्शन में कई भूमिका निभाते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये रहा, कहाँ पे, हाँ, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर मोहिनीअट्टम है। तो देखिए मोहिनीअट्टम क्या कहते हैं, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसका मतलब क्या होता है मोहिनीअट्टम का, तो ये एक हार्य नृत्य है। एक हार्य नृत्य क्या होता है, तो एक नर्तकी की कई भूमिकाएं निभाती है। ओके, अब एक बात बताइए, ये पूछा है, क्या गारंटी आप देते हैं कि ये नहीं पूछेगा, मणिपुरी नहीं पूछेगा? और लिख के देता हूँ, मणिपुरी इस शिफ्ट में पूछा, इस शिफ्ट में नहीं, इन 42 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में आया, मैं लिख के देता हूँ, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। भरतनाट्यम, टोटल देखिए 1 सेकंड, टोटल शास्त्र नृत्य कितने हैं? 7-8 हैं। भरतनाट्यम ये कहाँ का है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु का है। इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे प्राचीन शास्त्र नृत्य, या अनगिनत बार पूछे कि सबसे प्राचीन शास्त्र नृत्य कौन से, आप कहेंगे भरतनाट्यम। ये मंदिरों से उत्पत्ति हुआ, ये भी पूछा है, इसी शिफ्ट में पूछा है, मतलब 42 शिफ्ट में पूछा है। भाव मुद्रा और पदचाल प्रमुख है इसका। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति मंदिरों से हुई थी। ओके, भरतनाट्यम क्लियर हो गया। अब आता है कथक। कथक कहाँ का है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का। ओके, कहानी सुनाने वाला नृत्य, घूमर और तेज पादक चलन, ये अभी तक पूछा नहीं है। कहानी सुनाने वाला नृत्य, घूमर, चक्कर और तेज पाद चालन, तो देखिए हो सकता है, पूछ भी सकता है, हमें सभी पढ़ने होंगे। कथकली, तो कथकली आपका कहाँ का, तो आप कहेंगे केरल का है। क्योंकि नृत्य नाटक, भारी मेकअप और मुखौटा जैसा श्रृंगार, ये पूछा है कि किसमें भारी मेकअप और मुखौटा जैसा श्रृंगार होता है, तो आप कहेंगे कथकली में। अब देख, ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। इसकी क्या खासियत है, तो नृत्य नाटक से ले और कभी कभी पीतल की थाली पर नृत्य होता है, पीतल की थाली पर नृत्य होता है कुचिपुड़ी। ओके, ट्रिक याद कर लीजिए, कुचिपुड़ी है, पूरी कच्ची बनी थी, अंधी थी, इसलिए कच्चा पूड़ी बना था। भाई पुरुष ने गुस्से में होकर थाली फेंक दी और उस थाली पर वो नाचने लगी, जो चीज़ भी हो। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम तो इसी सीट में पूछा था, ठीक। ओडिसी, ओडिसी आपका कहाँ का है, तो आप कहेंगे उड़ीसा का है। ये त्रिभंगी मुद्रा, यानी शरीर को 3 भागों में मोड़ना है। ओडिसी, ओडिसी में क्या होता है, तो शरीर को 3 भागों में मोड़ते हैं। ओके, जिनको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। अब देखिए मणिपुरी, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। ये रासलीला पर आधारित है, ये भी पूछा है, रासलीला पर आधारित है। कोमल और गोलकार गतियाँ हैं, इसमें पूछा था कि किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे कि रासलीला पे, ये आगे आपको मिलेगा। सत्रिया, अनगिनत बार पूछा है, ये अनगिनत बार पूछा है इसको। सत्रिय ये असम का है और वैष्णव मठों से उत्पन्न हुआ धार्मिक, और पूछता है कि कौन से थे, तो आप कहेंगे कि शंकर देव।
एक वैष्णव मठ भी पूछा है और एक शंकर देव नाम से भी पूछा है। तो ये शंकर देव से उत्पन्न हुआ, ठीक, मतलब उस मठ के थे, वैष्णव मठ के। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सितंबर 2024 तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? कल के शिफ्ट में भी मंत्री पूछा था। कैबिनेट मंत्री आपको हमेशा याद होने चाहिए। आप सभी मंत्री याद नहीं कर सकते, लेकिन कैबिनेट मंत्री याद रखिए। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी की ये सब दशा है। तो देखिए, प्रमुख केंद्रीय मंत्री हमारे देश के कौन हो, और ये अपडेटेड है। मैंने ये डाटा कब का लिया आपको बताता हूँ। मैंने ये डाटा लिया है, आज कितना तारीख है, आज कितना है डेट है भाई, आज कितना डेट है, 26 मार्च। और मैंने इसका डाटा कल रात को यानी 25 को अपडेटेड है, यानी 25 मार्च को ये पीडीएफ बना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर जी। रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मंत्रालय कल के शिफ्ट में मैंने ये कराया था। मान लीजिए, चलिए छोड़िए, एग्जाम जब भी वो एनालाइज किया कीजिए, उससे रिलेटेड ही पूछते हैं। सड़क परिवहन नितिन गडकरी जी। कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान जी। जनजातीय कार्य तो जुएल ओराम जी। कल की शिफ्ट में आपका ये पूछा था, कल में आपका ये पूछा था, और आज ये पूछ लिया। पर्यावरण मंत्रालय कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी। वाणिज्य एवं उद्योग किसके पास है? तो पीयूष गोयल जी के पास। श्रम एवं रोजगार किसके पास है? तो मनसुख मंडाविया। भाई हम लोग इन्हीं के ऊपर निर्भर है। ओके, मनसुख मंडाविया जी के ऊपर। सूचना एवं प्रसारण कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 1 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? किस शताब्दी में अंतिम शुंग शासक को उसके मंत्री ने मार डाला? किस शताब्दी में अंतिम शुंग शासक को उसके मंत्री ने ही मार डाला? तो देखिए, दूसरी शताब्दी में, पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में। भाई आपने क्या रट्टा मारा होगा। इस मंत्री ने इस शासक की हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गया। भाई पूछा है किस शताब्दी में मारा? तो देखिए, शुंग वंश का पूछा था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, यानी देवभूति की हत्या हुई। उसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव कौर ने की थी। भाई इसको क्या कहते हैं, कण्व कहते हैं कि क्या कहते हैं? तो देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने। वो कण्व वंश की शासक था, ठीक। इसके बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव ने इसकी हत्या करने के बाद शुंग वंश शासक का समाप्त हो गया और वहाँ पे कण्व वंश की स्थापना हुई, ठीक। अब मैंने गूगल पे सर्च किया, एसएससी ने ऐसे कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ये बस पीवाईक्यू हैं, एमटीएस, सीएचएसएल और जीडी का, जिन्होंने किसी की हत्या करके उसके वंश का समाप्त करके अपने वंश की स्थापना की, या हत्या न करके या कैसे भी उसके वंश को समाप्त करके अपने वंश की स्थापना की, लेकिन इसमें यह है कि उसने इलीगल काम किया है। ओके, तो देखिए, पहला था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसको हराया था? तो आप कहेंगे बृहद्रथ को हराया था। और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हरा के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। देखिए, इस बंदे ने इस बंदे को मारा, पराजय किया, और इसके वंश को हटा के अपने वंश की स्थापना की। ये चारों कॉलम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वासुदेव कौन? अब वासुदेव ने क्या किया कि जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, इनकी हत्या करके अपना कण्व वंश की स्थापना की। ओके, फिर देखो सिमुक ने क्या किया। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी। सुशर्मा कौन था? तो ये कण्व वंश का अंतिम शासक था। तो सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ओके, फिर खुसरो खान था। खुसरो खान ने मुबारक शाह की हत्या कर दी, ये खिलजी वंश का था। और उसके बाद बस हत्या की, इसने अपना शासन नहीं किया, इसने मुबारक शाह की बस हत्या की थी, और मुबारक शाह खिलजी वंश का था। उसके बाद आया गयासुद्दीन तुगलक, इसने खुसरो खान की हत्या कर दी। और जो खुसरो खान था वो खिलजी शासन का समाप्त हो गया। ये मतलब खिलजी शासन का अंतिम शासक था खुसरो खान, इसकी हत्या हुई, खिलजी शासन समाप्त हो गया। और गयासुद्दीन ने इसकी हत्या की थी तो अपने तुगलक वंश की स्थापना की। ओके, बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या की, और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था, और लोदी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना की। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक बार बता देता हूँ,
इस बंदे ने इसकी हत्या की। ये बंदा इस वंश का था और इस वंश को समाप्त करके इस बंदे ने अपना वंश बनाया। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? आपने अगर लगातार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एसएससी लगातार इसको पूछ रहे हैं। पिछले शिफ्ट में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। मैंने बोला कि राज्यपाल से रिलेटेड बहुत पूछे। तो देखिए, राज्य सरकार के कार्यों के अधीन सुविधाजनक संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? तो सही ऑप्शन है राज्यपाल। अब देखिए कैसे। तो आर्टिकल 166 का क्लोज 3 क्या कहता है? राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों के लेन देन और मंत्रिपरिषद के बीच कार्य वितरण के लिए नियम बनाते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा था। राज्य सरकार कैसे काम करेगी? नियम बनाते हैं राज्यपाल। कौन सा विभाग किस मंत्री के पास होगा? ये राज्यपाल तय कर देंगे। अब कहते हैं कि भाई राज्यपाल तो बाध्यकारी है, तो भाई मंत्रिपरिषद की सलाह पे जो रिक्वेस्ट जाते हैं उसके आधार पर राज्यपाल फैसला लेते हैं कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग जाएगा, और ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। लेकिन करते तो राज्यपाल ही है ना, वही पूछा है। फाइलें किस प्रक्रिया से जाएंगी, फाइल कैसे कैसे जाएंगी, ओके, ये सब राज्यपाल देखते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा था। इन सबके लिए जो कार्य संचालन नियमावली बनते हैं वे राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं। राज्यपाल कैसे बनाते हैं भाई? अपने मन से नहीं, तो व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद बुझते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो, तो राज्यपाल वैसे वैसे करते हैं, यानी राज्यपाल उसके लिए बाध्य हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश द्वारा तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ओके, नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्वेश्चन टोटल 4 बार पूछा है। 42 शिफ्टों में टोटल 4 बार पूछा, हो सकता है 5 बार भी पूछा, लेकिन 4 बार का मुझे याद है। एक तो मैंने पहले डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक, और ये दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या धारा के प्रवाह को रोककर बनाया जाता है? और जो मैंने 4 बार बोला था ना, ये 4-5 बार, ये केवल इसी के बारे में नहीं, इन चारों ऑप्शन से एक एक बार पूछा है, इन 4 ऑप्शन से, इसलिए मैंने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप पहले एक बार देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित जल निकाय, मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या धारा के प्रवाह को रोककर बनाया जाता है। आप खुद भी जानते होंगे। ओके, चलिए एक्सप्लेन ही कर देते हैं। देखिए जलाशय किसे कहते हैं? तो ये मानव निर्मित होता है। बांध बनाकर नदी का जल रोकना, भाई इसने क्वेश्चन में क्या बोला था? प्रवाह को रोककर। आप नदी पर बांध बनाते हैं तो प्रवाह को रोककर ही तो बनाते हैं, और ये मानव ही निर्मित तो करते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जलाशय, ऑप्शन 4। ओके, बाकी ऑप्शन को भी देखिए, आगे पूछा है लैगून किसे कहते हैं? तो लैगून प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक भाई होता कहाँ ये? तो मैं नीचे फिगर भी लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले परिभाषा आप देख लीजिए। तो लैगून, लैगून प्राकृतिक होता है। देखिए जो समुद्र तट होता है ना, तो समुद्र तट पर रेत की पट्टी से अलग होता है। ये पूरा समुद्र है, और यहाँ पे देखिए कि रेत की पट्टी से अलग होकर यहाँ पे एक छोटा सा तालाब जैसे रहता है, उसी को लैगून कहते हैं। ये प्राकृतिक होता है, ये नेचर बनाता है, और ये समुद्र तट के रेत की पट्टी से अलग होता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मुहाना किसे कहते हैं? तो देखिए मुहाना भी प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक नदी का समुद्र से मिलन स्थल, जहाँ नदी समुद्र से मिलती है ना, वहाँ पे मुहाना आपका बनता है। अब ऑक्सबो झील क्या होता है? तो देखिए ये प्राकृतिक बनता है नदी के मोड़ के कटने से। देखिए आपको पता होगा कि नदी ऐसे मुड़ चलती है, ठीक। अब नदी एकदम तेजी से प्रवाहित हुई बारिश के टाइम में, यहाँ तेजी से पानी आ रहा है, तेजी से पानी आ रहा है, और यहाँ पे आके इसको मोड़ बना, लेकिन पानी का प्रेशर तो इधर को ही ढकेलेगा ना भाई। भले नदी मुड़ी लेकिन पानी का प्रेशर इधर, तो धीरे धीरे यहाँ से मिट्टी कटती जाती है, कटती जाती है, कटती जाती है, कटती जाती है, फिर नदी मुड़ जाती है। भाई कितना काटेगी, मुड़ जाती है, फिर आके सेम प्रोसेस वहीं पर होता है। तो एक समय बाद ऐसे ही आता है कि ऐसे मुड़ते 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 आके ऐसे ही कट जाता है नीचे। समझ में आया? चलिए नीचे फिगर है समझिए। लैगून, लैगून क्या बोला था? ये आपकी समुद्र है, ओके, और यह रेत का मिट्टी है, रेत यहाँ पे जमा हो गया, और इसके बगल में जो छोटा सा होता है इसी को हम लैगून कहते हैं। ये प्राकृतिक होता है, ठीक। इसे रट्टा मार लीजिए, जीडी में ये पूछा है, स्पेशल क्वेश्चन के तौर पे पूछा है। ओके, जलाशय को रट्टा मार लीजिए। जलाशय तो इस क्वेश्चन में आ ही गया। इन सभी के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछा है। जलाशय किसे कहते हैं? ये नदी है,
हमने इसको बांध बनाया, पानी रुका, ये मानव निर्मित है। ओके, तो जलाशय को ही बांध कहते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन मुहाना, नदी आई, नदी आके समुद्र से मिल गई, तो यही जो उसका जगह है यही मुहाना होता है। ओके, ऑक्सबो झील क्या है? तो देखिए ये नदी जा रही है ना, ऐसे मूड़ती जा रही है, मूड़ती जा रही है, देखिए अब मूड़ती जा रही है ना। अब ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर नहीं था, अब ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ऐसे मुड़ रहा है। ओके, अब एक बात बताइए, एक बार और फिर बारिश आई, पानी का प्रेशर तेजी से बना, तो इसको मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पे अधिक करके अंदर मिट्टी तोड़ देगा, फिर मिट्टी तोड़ के, लेकिन नदी तो मुड़ जाएगी, कितना तोड़ेगी, और फिर जाके यहाँ से ये मिल जाएगा, और फिर नदी ऐसे बहने लगेगी, और ये फिर जो है ना, ये धीरे धीरे सूखते हुए आप देखेंगे कि चुपचाप ऐसे होके इसका अस्तित्व कुछ 100 सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो झील। ओके, जो ये मोड़ के रास्ते हैं ना, इसी को ऑक्सबो झील कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। भाई एक बार इमेजिन करो ना, इतनी आसानी से तो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन समझ गया ही, इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना, परिभाषा लिख के लाना, उसके बाद कॉपीराइट इमेज खोज के, ताकि कॉपीराइट ना पड़े, इमेज खोज के लाना, भाई बहुत मेहनत लगता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रोहिंग्या संकट मुख्य रूप से किस पड़ोसी देश के शरणार्थियों से संबंधित है जो भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण मांग रहे हैं? कहने का मतलब है कि ये एक जाति का नाम है रोहिंग्या, या एक शहर का नाम है, ठीक, शहर का नाम है रोहिंग्या। ये इसका संकट ये है कि ये हमारे पड़ोसी देश की एक है, और ये शरण मांग रहे हैं, भारत से भी शरण मांग रहे हैं, बाकी देशों से भी शरण मांग रहे हैं। तो पूछ रहे कि रोहिंग्या किस देश से है। अब देखिए शरण मांग क्यों रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, रट्टा मारने से अच्छा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही जान जाओ। तो देखिए रोहिंग्या संकट मुख्य रूप से म्यांमार के शरणार्थी से संबंधित है, मतलब ये म्यांमार के निवासी हैं। ओके, रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, ये एक समुदाय का नाम है, ठीक। ये मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जैसे भाई हिंदू में होते हैं ना ओबीसी, जनरल, एस सी एस टी, वैसे मुस्लिम में भी एक रोहिंग्या है, ठीक, जो म्यांमार के रखाइन राज्य में निवास करता है। म्यांमार का एक रखाइन राज्य है, उसमें निवास करता है। म्यांमार में सैन्य दमन और नागरिकता न मिलने के कारण लाखों की संख्या में रोहिंग्या लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा, और उन्होंने भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों में शरण ली। देखिए म्यांमार में सैन्य दमन हुआ, वहाँ पे नागरिकता न मिलने के कारण उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, तो भारत में शरण लिए, बांग्लादेश में शरण लिए। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, रट्टा नहीं मारना पड़ा होगा। 19वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपने कभी जोर दिया है कि भाई हमेशा ओलंपिक में लोग जाते हैं, मेडल जीते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा जी का इतना नाम हुआ क्यों था? तो उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, इसलिए उनकी इतनी चर्चा हुई थी। तो देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बनी थी। उन्होंने अगस्त 2030 में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ओके, उम्मीद आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका, तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, पश्चिम बंगाल का कौन सा त्यौहार मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल है? अब दुर्गा पूजा रट्टा मार के आप आगे बढ़ जाइए, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ ले, कुछ और पूछ ले, फिर आप कहें कि भाई नहीं पढ़ा था, डीप में पूछ ले, सांस्कृतिक विरासत नहीं पढ़ा था। इसलिए अच्छा है कि जितने भी नृत्य हैं सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को में उनको स्थान मिला है, उन सबको आप रट्टा मार जाइए, ताकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है तो आपको स्किप ना करना पड़े। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही से डाटा लेकर आया हूँ। तो देखिए भारत के नृत्य जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल है, रट्टा मारने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा एग्जामिनर की मानसिकता हुई यहाँ से क्वेश्चन पूछने की, आपको 2 नंबर पक्के हैं। देखिए कुटियाट्टम ये केरल का है, और इसको 2008 में ऐड किया गया था यूनेस्को में। वैदिक जम की परंपरा ये भारत में कि विभिन्न क्षेत्रों में है, ये स्पेशल राज्य में नहीं है, इसको 2008 में शामिल किया गया था। रामलीला ये उत्तर भारत में होता है, इसको भी 2008 में शामिल किया गया था। ओके, ज़्यादा नहीं है, ठीक। रम्माड़ रम्माड़ ये उत्तराखंड का है, गढ़वाल हिमालय का है। ओके, इसको 2009 में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य बहुत बार पूछा है भाई, बहुत बार। छऊ नृत्य जो झारखंड का है, उड़ीसा का है और पश्चिम बंगाल का है, इसे 2010 में शामिल किया गया था। कालबेलिया यह राजस्थान का है, इसे 2010 में शामिल किया गया।
मुदयेट्टू ये केरल का है और इसे 2010 में जोड़ा गया। ओके। बौद्ध जप ये लद्दाख का है, इसे 2012 में जोड़ा गया। संकीर्तन ये मणिपुर का है, 2013 में जोड़ा गया। जंड जंडियाला गुरु के ठेठरों का पारंपरिक पीतल तांबा सेट ये पंजाब का है, 2014 में जोड़ा गया। नवरोज ये भारत में है और कई देशों में भी है, तो इसे 2016 में जोड़ा गया। योग 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 योगा योग 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 ये भारत में होता है और 2016 में जोड़ा गया। कुंभ मेला ये भी भारत में होता है और 2017 में जोड़ा गया। दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल का है, 2021 में जोड़ा गया। और ये गरबा ये गुजरात का है और 2023 में जोड़ा गया। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बस नृत्य से रिलेटेड लाया था, क्योंकि एग्जामिनर की मानसिकता नृत्य में थी। नृत्य का पूछा, हम नृत्य का याद करेंगे कि एग्जामिनर की मानसिकता कभी भी नृत्य पर टिके तो हम आसानी से कर जाएं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, पहले बता देता हूँ कि हमारी प्लानिंग क्या है। पहली प्लानिंग, भाई मैं भी एसएससी जीडी का छात्र हूँ, जीएस कितना भी पढ़ के जाऊँ बगल से निकल जाता है, ठीक। तो मैंने ये सोचा कि जिस टॉपिक से एग्जामिनर पूछेगा उस टॉपिक के खानदान को ही हम खत्म कर देंगे। एग्जामिनर ने आज तक यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे आपको सब दूंगा। जिस टॉपिक के बारे में पूछा उस टॉपिक से सभी रिलेटेड दूंगा, ताकि एक भी एग्जाम स्किप ना हो। जैसे मान लीजिए नृत्य से पूछा था ना यूनेस्को में, हमने ये नृत्य से यूनेस्को में सभी याद कर लिया। अब भाई अब कहाँ से पूछेगा, दोबारा मानसिकता बनी तो पूछेगा। अब एक बात बताइए, चलिए यही रहेगा। तो अपनी एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो मैथ की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, हिंदी की चल रही है और जीएस की चल रही है। तो ये अपनी जीएस की थी। ओके। और टोटल 42 शिफ्ट हुए थे, तो 42 शिफ्ट हो गई। अपनी ये चौथी कौन सी वीडियो थी, तीसरी थी कि चौथी थी, कौन सी थी भाई, हाँ ये अपनी चौथी क्लास थी। ओके। टोटल 42 क्लास चलेंगी, आज ये अपनी चौथी क्लास थी। मिलते हैं कल 5वीं क्लास में, यानी 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में। ओके। तो भाई आप देख सकते हो भाई कितना मेहनत लगता है इतना कंटेंट तैयार करने में भाई, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।